आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय टीम की कप्तानी में आखिर ऐसा क्या है कि हर खिलाड़ी ऐसे ही बेआबरू होकर निकलता है। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, कितना सम्मान है उनका, उनसे भी इसी तरह टीम की कप्तानी छीनी गई थी। वर्ष 1996 के वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद उस समय के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को हटा दिया गया और यह जिम्मेदारी सचिन को मिल गई। लेकिन सचिन सिर्फ 1 साल तक ही कप्तान बने रह पाए और वर्ष 1997 में उनसे भी ये कप्तानी ले ली गई। अपनी आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे में सचिन कहते हैं कि जब उनसे कप्तानी छीनी गई तब उन्होंने काफी अपमानित महसूस किया। तो आप सोचिए, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी को भी अपमानित महसूस हुआ क्योंकि उनसे बिना डिस्कशन किए कप्तानी छीन ली गई। वो ये भी लिखते हैं कि उन्हें कप्तानी से हटाने की खबर किसी पत्रकार के जरिए उन्हें मिली। बीसीसीआई ने उन्हें सीधे यह बताना भी जरूरी नहीं समझा कि सचिन, अब आपको कप्तानी से हटाया जा रहा है। इसी तरह वर्ष 2005 से 2007 के बीच जब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी ग्रेग चैपल भारत के हेड कोच थे, उस समय टीम में गुटबाजी बहुत बढ़ गई थी और इसकी वजह थी मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष और उस समय टीम के कप्तान सौरव गांगुली से ग्रेग चैपल के मतभेद। चैपल को कोच बनाने की सिफारिश खुद सौरव गांगुली ने ही बीसीसीआई से की थी, लेकिन आरोप लगते हैं कि चैपल ने बाद में सौरव गांगुली का ही करियर समाप्त करने की कोशिश की। यानी जो खिलाड़ी यानी सौरव गांगुली चैपल को लेकर आया, उसी कोच ने सौरव गांगुली की जड़ें काट दी। तो आपने सोचा होगा, ये राजनीति जो है अपनी पीक पर है। ऐसी राजनीति आप पॉलिटिकल पार्टीज में देखते होंगे, असली राजनीति में देखते होंगे, लेकिन क्रिकेट में भी वैसी ही राजनीति होती है। वर्ष 2005 में जब भारत की टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर थी, तब यह दौरा काफी चर्चा में था। उस समय पहले टेस्ट मैच में सौरव गांगुली ने पूरे 2 साल के बाद शतक लगाया था। मैच के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि इस मैच से पहले चैपल उन्हें कप्तान और टीम से हटाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इसके बाद चैपल ने बीसीसीआई को एक ईमेल लिखा और बाद में ये मेल लीक हो गया और इसमें उन्होंने लिखा था कि सौरव गांगुली बहुत आलसी खिलाड़ी हैं, वो प्रैक्टिस सेशन में आते नहीं हैं और टीम के भविष्य को लेकर उनका रवैया नकारात्मक है। चैपल ने एक तरह से गांगुली पर ही राजनीति करने के आरोप लगाए, यानी गांगुली को भी ऐसे ही बेआबरू होकर कप्तानी छोड़नी पड़ी। तो जो गांगुली एक जमाने में खुद इसी तरह से कप्तानी जिन्हें छोड़नी पड़ी थी, आज उनके राज में विराट कोहली के साथ भी वही हो रहा है जो गांगुली के साथ हुआ था। या आप ये कह लीजिए, जैसे हम कहते हैं ना कि सास भी कभी बहू थी, तो यहाँ पर भी वैसा ही है। जो गांगुली के साथ हुआ, गांगुली ने भी वैसा ही काम विराट कोहली के साथ कर दिया। लेकिन यहाँ हम विराट कोहली को क्लीन चिट नहीं दे सकते। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे कि काफ़ी हद तक विराट कोहली खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। कहा जाता है कि गांगुली और पूर्व कप्तान धोनी के बीच भी एक समय काफ़ी मतभेद थे। धोनी को कप्तानी मिलने के बाद टीम के 4 बड़े सीनियर खिलाड़ियों को हटाने की बात सामने आई थी। इन्हें उस जमाने में बिग 4 कहा जाता था और ये खिलाड़ी थे सचिन, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण। 2008 में जब गांगुली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में धोनी पर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि जो खिलाड़ी रन बनाते हैं उन्हें तो बीसीसीआई महत्व नहीं देता, लेकिन जो खिलाड़ी सिर्फ अपने हेयर स्टाइल को बदलते रहते हैं उन्हें बार बार मौके दिए जाते हैं। हेयर स्टाइल से उनका मतलब धोनी से था, क्योंकि तब धोनी के हेयर स्टाइल की काफ़ी चर्चा होती थी और वो हर टूर्नामेंट में अपना हेयर स्टाइल बदलते थे। इसी तरह की राजनीति और विवाद 2009 में भी देखने को मिला, जब धोनी पर यह आरोप लगे कि वो फील्डिंग में तेज नहीं होने की वजह से सहवाग को टीम से निकालना चाहते हैं। और कहा जाता है कि इसके बाद टीम में गुटबाजी बढ़ गई थी और मीडिया के सवालों से परेशान होकर धोनी ने 5 जून 2009 को ब्रिटेन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो टीम के सारे खिलाड़ियों को अपने साथ लेकर पहुंच गए थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि टीम में कोई झगड़ा नहीं है, कोई मतभेद नहीं है और सब उनके साथ हैं। जबकि बाद में ऐसी खबरें आईं कि गौतम गंभीर और सहवाग उनकी कार्यशैली से नाराज थे। भारतीय क्रिकेट टीम में इतिहास के 2 महान खिलाड़ियों सुनील गावस्कर और कपिल देव के बीच भी इसी तरह की राजनीति पहले देखी जा चुकी है। 84-85 के दौरान दिल्ली में खेले गए एक टेस्ट मैच में जब भारत इंग्लैंड से हार गया, तब गावस्कर ने इसके लिए कपिल देव को जिम्मेदार बताया और कहा कि भारत ये मैच कपिल देव द्वारा खेले गए एक गैर जिम्मेदाराना शॉट से हारा, जिस पर वो आउट हो गए। गावस्कर के इस बयान के बाद ही कलकत्ता के टेस्ट मैच से कपिल देव को बाहर कर दिया गया और हैरानी की बात यह कि इस टेस्ट मैच में दर्शकों ने नो कपिल नो टेस्ट के नारे लगाए और गावस्कर पर अंडे और सड़े हुए टमाटर फेंके गए
और इसी के बाद सुनील गावस्कर ने कभी भी कलकत्ता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेलने की कसम खाई और इस कसम को उन्होंने निभाया भी। 1986 में जब यहाँ भारत एक और मैच खेला तब उन्होंने यहाँ खेलने से मना कर दिया था। जैसे क्रिकेट के मैदान में 2 टीमें होती हैं, ठीक उसी तरह इस खबर के बाद हमारा देश भी 2 टीमों में बंट गया है। मोदी और अमित शाह का विरोध करने वाले लोग विराट कोहली का साथ दे रहे हैं, जबकि उनके समर्थक बीसीसीआई का साथ दे रहे हैं। और यह बंटवारा इसलिए हुआ क्योंकि बीसीसीआई के सचिव अमित शाह के बेटे जय शाह हैं और सौरव गांगुली को जय शाह का बहुत करीबी माना जाता है। क्रिकेट की इस राजनीति पर राजनीति के क्षेत्र से क्या प्रतिक्रिया आई है, आज ये भी सुनिए। देखिए, खेल बड़ा है और खेल से बड़ा कोई भी नहीं होता है। किस खेल में, किस गेम में, किस खिलाड़ी के बीच में क्या चल रहा है, मुझे इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता। संबंधित एसोसिएशन, फेडरेशंस का ये काम है और मुझे लगता है वही जानकारी दें तो उचित रहेगा। बहुत बड़ा झटका है। इनफैक्ट जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड में बल्लेबाजी करी है तो वो ज़रूर चाहते हैं कि वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, क्योंकि उस स्टेज में अपने करियर के हैं। वो कोई भी टेस्ट क्रिकेट मिस करना चाहेंगे नहीं, क्योंकि एक महान खिलाड़ी तभी आप बनते हो जब आप टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करते हो और फ़र्क पड़ेगा, किसी भी फॉर्मेट में फ़र्क पड़ेगा। अब आप ये समझिए कि विराट कोहली भी कोई दूध के धोले नहीं है। विराट कोहली ने अपने ज़माने में बहुत राजनीति की है, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को बहुत आगे बढ़ाया है। बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जिन्हें उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। और आपने देखा होगा विराट कोहली के समय में एक बहुत ख़ास बात देखने को मिलती थी, वो ये कि टीम में लगातार बदलाव होते थे। टीम में कोई स्थिरता दिखती नहीं थी, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। खिलाड़ी आते थे और जाते थे और कुछ समझ में नहीं आता था कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। उदाहरण के तौर पर जब इस बार हम T20 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए तो शिखर धवन को हटा दिया गया, जबकि शिखर धवन एक बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, उसकी भी बड़ी आलोचना हुई थी। और विराट कोहली के समय में कौन खिलाड़ी खेल रहा है और कौन बाहर बैठा है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता था, सिर्फ पसंद और नापसंद। विराट कोहली को क्या पसंद है और रवि शास्त्री को क्या पसंद है, ये दोनों मिलकर तय किया करते थे कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, जिसकी वजह से जो खिलाड़ी थे वो बहुत इनसिक्योर हो गए और उन्हें कभी भी टीम में कोई स्थायित्व नहीं मिला। जिस तरह से धोनी एक मेंटोर की तरह खिलाड़ियों को उनके चरित्र का निर्माण करते थे, उनके कैरेक्टर को बिल्ड करते थे, वैसा विराट कोहली ने नहीं किया। और एक कप्तान की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती कि वो सिर्फ मैच जीते या वो खुद रन पे रन बनाता चला जाए। उसकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो भविष्य की एक टीम का निर्माण करे। उसकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो जो युवा खिलाड़ी हैं उन्हें ग्रूम करे और उन्हें भविष्य के महान खिलाड़ियों में तब्दील करे, जैसे कि पुराने कप्तान हमारे देश में करते आए हैं। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण महेंद्र सिंह धोनी है। लेकिन विराट कोहली ने ऐसा कुछ नहीं किया। विराट कोहली को कोई बात अच्छी लग गई तो वो खिलाड़ी खेलेगा और अगर किसी की बात खराब लग गई तो उस खिलाड़ी का करियर समाप्त हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके करियर ऐसे समय में समाप्त हो गए, जो आगे खेल सकते थे लेकिन खेल नहीं पाए क्योंकि कोहली और रवि शास्त्री को शायद उनकी कोई बात बुरी लग गई। तो इसलिए बहुत सारे खिलाड़ियों का ये कहना है कि विराट कोहली खिलाड़ी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो कप्तान बहुत अच्छे नहीं हैं। और रोहित शर्मा के लिए लोग जो खिलाड़ी हैं वो ये कहते हैं कि रोहित शर्मा खिलाड़ी भी अच्छे हैं लेकिन इंसान भी बहुत अच्छे हैं, राजनीति नहीं करते हैं, अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं। और रोहित शर्मा एक बार उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने ये कहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जब वो आगे चलकर कप्तान बनेंगे तो उनकी कोशिश होगी कि टीम का हर खिलाड़ी सुरक्षित महसूस करे, सिक्योर महसूस करे। उसे ये भरोसा दिलाना बहुत ज़रूरी है कि आज वो टीम में आया है तो उसे मौके दिए जाएंगे और अगर वो 1-2 मौक़ों में फेल भी हो गया, 1-2 मैचों में नहीं भी चला, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसे आगे भी लगातार मौके दिए जाएंगे। तो ये रोहित शर्मा का जो अप्रोच है वो विराट कोहली के अप्रोच से बिल्कुल अलग है। अब बात आती है इस बात की कि विराट कोहली ने आज ऐसा क्यों किया कि वो खुल के सबके सामने आ गए और उन्होंने खुलकर बीसीसीआई को अपना निशाना बना दिया। इसके पीछे एक सोच ये हो सकती है कि अब विराट कोहली या तो बहुत परेशान हो चुके हैं, उन्हें बीसीसीआई से जो अपमान मिला है वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें करीब से जानने वाले लोग ये कहते हैं कि विराट कोहली के अंदर ईगो बहुत है, वो अपना अपमान किसी भी तरह से सह नहीं सकते और अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। मैदान में भी आपने कई बार देखा होगा विराट कोहली अपना आपा खो देते हैं, गुस्सा उन्हें आ जाता है और इसीलिए विराट कोहली ने
कोई समय बर्बाद नहीं किया रिएक्ट करने के लिए। इससे पहले के जो कप्तान होते थे जब वो हटते थे तो वो ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी रिएक्ट नहीं करते थे। इसलिए ये नई बात है कि विराट कोहली ने खुलकर बीसीसीआई के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। दूसरी बात यह है कि विराट कोहली ने ही हैज सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट और उन्होंने बताया है कि उन्होंने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है, ताकि जो अफवाहें उनके बारे में कही जा रही थी, जो अखबारों में अफवाहें चल रही हैं, जैसे ये भी एक अफवाह चल रही थी कि उन्हें वो साउथ अफ्रीका में वनडे मैच नहीं खेलना चाहते, वनडे सीरीज़ नहीं खेलना चाहते, तो ये भी एक बड़ी बात है जो कि वो चाहते थे कि इस बात का वो स्पष्टीकरण दे सकें। तो आज दिन भर विराट कोहली के इस बयान की चर्चा हो रही है और अब ये जो राजनीति है बीसीसीआई की ये और आगे बढ़ेगी। अब उम्मीद ये की जा रही है कि बीसीसीआई भी हो सकता है एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या बीसीसीआई कोई बयान जारी करेगा जिसमें वो बताएगा कि विराट कोहली ने कौन सी बातें सच कही हैं और कौन सी बातें उन्होंने झूठ कही हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.